नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन कक्षाओं में। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस प्रकरण की को लेंगे आज वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार बड़ा मूलभूत प्रकरण है हिंदी व्याकरण का, और हिंदी व्याकरण में जो पूरी व्याकरण का अध्ययन किया जाता है, जिनको सेंट्रलाइज करके जिन चीजों को केंद्रित किया जाता है उसकी अपन बात करते हैं। जो हिंदी व्याकरण पढ़ी जाती है इन तीन ध्रुवों के आधार पर, इनके आधार पर पढ़ी जाती है। तीन चीजें क्या है ये? एक शब्द होता है, एक है व्याकरण, एक है शब्द और एक है वाक्य। वर्णों के आधार पर जो व्याकरण का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं वर्ण विचार। क्या कहा जाता है उसको? वर्ण विचार। जो शब्द के आधार पर होता है उसे हम कहते हैं शब्द विचार, और जो वाक्य के आधार पर होता है उसे कहते हैं अपन वाक्य विचार। वाक्य विचार। जो शब्द विचार है उसी को हम पद विचार भी कहते हैं, क्योंकि शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो कहलाता है पद, इसे ही पद विचार भी कहा जाता है। तो ये मूलभूत आधार हैं हिंदी व्याकरण का अध्ययन करने के। इसके पश्चात कुछ कारक चिन्हों वगैरह को लेकर के कुछ थोड़ा बहुत अध्ययन बाकी रहता है, लेकिन अधिकतर व्याकरण जो है वो समाहित है इन तीनों को लेकर के। वर्ण विचार वर्णों के आधार पर, शब्द या पद विचार, तीसरा है वाक्य विचार। अब इस आधार पर हम पहला जो टॉपिक है, पहला प्रकरण आज लेने वाले हैं वो है वर्ण विचार। वर्ण क्या है, वर्ण का संबंध भाषा से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, क्या अस्तित्व वर्ण का भाषा के संदर्भ में, उसकी अपन बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपन बढ़ते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं। वर्ण विचार को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि वर्ण क्या है, और वर्ण से संबंधित कुछ और ध्वनियां हमारे यहाँ पर है, कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ मूलभूत अवधारणाएं हिंदी व्याकरण की है जिनसे हमें परिचित होना है। कौन कौन सी अवधारणाएं बात करते हैं। एक अवधारणा है ध्वनि, एक अवधारणा है वर्ण, एक अवधारणा है शब्द, और एक अवधारणा है वाक्य। ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे, भाषा का निर्माण पहले हुआ है, यादृच्छिक रूप से ध्वनि प्रतीक उसके लिए बाद में बनाए गए हैं। यानी भाषा पहले आई है, व्याकरण उसके बाद में आई है। तो भाषा जब पहले आई तो भाषा की जो स्वरूप रहे, भाषा अपने आप में संप्रेषण का माध्यम है, हमारी ध्वनियों को, हमारे विचारों को वहन करके एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाती है। तो अब भाषा जो है उसके मुख्य घटकों की अपन बात करने जा रहे हैं, जो मुख्य तत्व इसकी बात करने जा रहे हैं। पहले बात करेंगे ध्वनि की। आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो भाषा की लघुत्तम इकाई जो होगी वो क्या होगी? ध्वनि। बिना किसी परिप्रेक्ष्य में, निरपेक्ष क्वेश्चन जो पूछा जाए, कोई सापेक्षता नहीं है, निरपेक्ष क्वेश्चन है, लिखित मौखिक कोई बात नहीं कर रहा, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है भाषा की लघुत्तम इकाई है ध्वनि। यदि ध्वनि विकल्प में नहीं है तो फिर आप क्या लगाओगे? फिर आप लगाओगे वर्ण। तो भाषा की लघुत्तम इकाई, निरपेक्ष प्रश्न जब पूछा जाए, निरपेक्ष का मतलब न तो आपसे लिखित कहा जाए न आपसे मौखिक कहा जाए। तो अब आगे बात करते हैं। जब आपसे सीधा कह दिया जाए, ये सापेक्ष क्वेश्चन है कि मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई होगी, तो मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई होगी क्या? ध्वनि ही होगी, अब वर्ण नहीं होगा। वैसे ही अगला प्रश्न पूछा जाए आपसे कि लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई होगी, तो अब इसका आंसर जो है वो वर्ण ही होगा, ध्वनि नहीं होगा। इसका आंसर ध्वनि ही होगा। एक प्रश्न यहां पर इन दो बिंदुओं में तीन प्रश्न छुपे हुए हैं। पहला प्रश्न निरपेक्ष प्रश्न है, सीधा पूछा जाएगा आपसे भाषा की लघुत्तम इकाई होती है, नंबर 1 पे आपको ध्वनि लगाना है, क्योंकि भाषा पहले मौखिक थी, लिखित स्वरूप बाद में आया, और लिखित स्वरूप भाषा का जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से भाषा का निर्माण हुआ है, भाषा के लिखित रूप का निर्माण हुआ है। तो आपसे प्रश्न पूछे भाषा की लघुत्तम इकाई, आपको लगानी है सीधी ध्वनि। ध्वनि विकल्प में नहीं है तो आपको लगाना है नंबर 2 पर वर्ण। ठीक, एक प्रश्न ये है जिसके दो विकल्प हो सकते हैं, या तो ध्वनि होगा तो पहले ये लगाना है, ये नहीं मिले तो आपको वर्ण लगाना है। अगला प्रश्न बनता है मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई, तो ध्वनि ही होगी, लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई तो फिर वर्ण ही होगा। ठीक है, ये इन पर हमने प्रश्न कंप्लीट कर लिया। आगे बात करते हैं शब्द की। ये दोनों समझ चुके हैं। ध्वनि जो है, ध्वनि को जब लिख दिया गया तो हो गया वर्ण। वर्ण जो है वो हर भाषा में अलग हो सकता है। जैसे हिंदी भाषा में अ की ध्वनि को मैं ऐसे लिखता हूं, इसी को अंग्रेजी भाषा में जाऊं तो मैं ऐसे लिख दूंगा, हिंदी भाषा में ब की ध्वनि को मैं ऐसे लिखता हूं, और
अंग्रेजी भाषा में जाऊंगा तो ऐसे लिख दूंगा। तो ये ध्वनि प्रतीक हैं, ये वर्ण हैं जो भाषा के हम कहें ध्वनियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। अ के लिए हिंदी में ये निर्धारित किया गया है और अंग्रेजी में ये निर्धारित किए गए हैं। तो ये निर्धारण जो है, वर्णों का निर्धारण जो किया गया है वो यादृच्छिक रूप से हुआ है, रैंडमली हुआ है, कोई तार्किक आधार उसके पीछे नहीं है, कोई सुस्पष्ट आधार नहीं है। जैसे घड़ लिए हमने वैसे बन गए, बस ऐसे ही क्यों लिखा, ऐसे ही क्यों लिखा, इसके पीछे कोई तार्किक आधार नहीं है, यादृच्छिक रूप से बनाए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि का लिखित रूप कहलाया वर्ण, या ध्वनियों के लिए लिखे जो संकेत चिन्ह है या लिपि चिन्ह है, वो संकेत चिन्ह ध्वनियों के लिए जो बने हैं वही कहलाते हैं वर्ण। ये प्रश्न हुआ हमारा, आगे बढ़ते हैं हम। ध्वनियों या वर्णों का वो समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। शब्द की परिभाषा है, शब्द जो है, शब्द अर्थ के आधार पर, किस आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द जो है वो भाषा की क्या है, लघुत्तम इकाई है। ध्यान रखिएगा, अर्थ के आधार पर जब पूछे तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या हो जाएगी, शब्द हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, भाषा की पूर्ण इकाई, आपसे पूछे भाषा की पूर्ण इकाई, भाषा की पूर्ण इकाई संबंधी प्रश्न पूछा जाए तो आपको लगाना है वाक्य। भाषा की पूर्ण इकाई क्या मानी गई है, वाक्य। लघुत्तम इकाई मानी गई है ध्वनि, अर्थ के आधार पर लघुत्तम इकाई मानी गई है शब्द। अब बात करते हैं वाक्य। वाक्य अपने आप में जो है, यदि हम बात करें व्यावहारिक दृष्टि से, जो हम व्यवहार में लाते हैं बातचीत में, व्यावहारिक दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई, व्यावहारिक दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई वो होगी वाक्य। लघुत्तम इकाई वो होगी वाक्य। समझिएगा प्रश्नों को, बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए हैं, इससे अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जहां भी टॉपिक ये होता है, प्रारंभिक प्रश्न यही बनता है इसमें, इस टॉपिक वर्ण विचार को लेकर के प्रारंभिक प्रश्न यहीं से बन जाता है। समझिएगा ध्यान से, आपसे पूछे भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है तो आप लगाओगे ध्वनि, ध्वनि नहीं मिलेगा तब लगाओगे वर्ण। पूछेगा मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है तो ध्वनि ही लगानी है, लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है तो फिर आपको वर्ण ही लगाना है। ठीक, आगे बात करते हैं। वर्ण क्या है, तो ध्वनियों के लिए जो संकेत चिन्ह या हम कहें जो लिपि चिन्ह निर्धारित कर दिए गए हैं वही वर्ण है। वर्ण लिखित रूप ही होता है, ध्वनि मौखिक ही होगी। आगे बात करते हैं। शब्द, अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की जो लघुत्तम इकाई है वो क्या होगी, वो शब्द होगी। अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई जो है वो शब्द होगी। ठीक, अगली बात करते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई तो फिर वो वाक्य हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये भी लघुत्तम है, ये भी लघुत्तम है, ये भी लघुत्तम है, यही न कहीं अपने परिप्रेक्ष्य में सभी अपने अपने अस्तित्व के आधार पर लघुत्तम रूप भी माना जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से इसे माना जाता है, अर्थ के आधार पर इसे माना जाता है, लिखित भाषा का इसे माना जाता है, मौखिक भाषा का इसे माना जाता है। और आपसे प्रश्न और पूछ ले भाषा की पूर्ण इकाई क्या है तो फिर वो हो जाएगी वाक्य। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके सामने आए, 6-7 क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछ लिए जाते हैं, या आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, वर्ण विचार को लेकर बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी भाषा को समझने से पहले उसकी वर्णमाला को समझना आवश्यक होता है। और हिंदी भाषा की वर्णमाला की बात करें तो हिंदी भाषा जो है उसमें मूल ध्वनियों की संख्या 44 है, मूल वर्ण भी 44 है। हालांकि आप लोगों के दिमाग में प्रश्न बहुत सारे उठ रहे होंगे, कहीं आपने 52 पढ़ा होगा, कहीं आपने 49, कहीं पर 44, कहीं पर 48 पढ़ा होगा। वो सारी संख्याएं आपकी दूर होने वाली है थोड़ी देर बाद में। अपन बात करते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला, ध्यान रखिए, हिंदी वर्णमाला में जो मूल ध्वनियां हैं, हिंदी वर्णमाला में जो मूल ध्वनियां हैं उनकी संख्या मात्र 44 है। मूल वर्ण कितने हैं, वो 44। ये आपको हर जगह अलग मिलेगा, क्लासिफिकेशन बता दूं मैं आपको इसका। स्वर माने जाएंगे 11 और व्यंजन माने जाएंगे 33।
स्वर 11 होंगे तो कौन से होंगे, और व्यंजन 33 कौन से हैं, चलो बात करते हैं। स्वर होंगे 11 अ से लेकर के, दिख रहा है यहाँ पे, अपेक्षा आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, अ से लेकर के औ तक, अ आ ई छोटी ई, उ बड़ा उ, री ए ऐ ओ तथा औ। ये सब स्वर हैं, एक से लेकर के अ से लेकर के औ तक, इनकी संख्या है 11। कुछ नवीन वैयाकरण जो हैं, जो आधुनिक वैयाकरण हैं, उनका मानना है इसको लेकर कहीं संशय पैदा कर देते हैं, री को लेकर के। कुछ वैयाकरणों ने कह दिया कि री अब स्वर नहीं रह गया है। वर्तमान में तात्कालिक दृष्टि से देखें, इसके नवीन अभिनव प्रयोग भले ही हमें नहीं मिलते हो री के, लेकिन री ऐसा वर्ण है, ऐसी ध्वनि है जिसका प्रयोग तत्सम शब्दों में आज भी होता है। और तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से हमारे यहाँ पे चले आ रहे हैं आज तक, वो वर्तमान में जीवित शब्द के रूप में, जीवित परंपरा में है भाषा की में, तो हम इसे मृत नहीं मान सकते। हाँ, इसके नवीन शब्दों का प्रयोग भले ही नहीं हो रहा हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं कोशिश करें तो विभिन्न संधि समास के माध्यम से इसको जोड़ करके हम नवीन शब्द बना सकते हैं, दो शब्दों में जोड़ करके। नवीन नए शब्द नहीं बनाए जा रहे हैं, इसलिए कुछ लोगों ने इसको जो है स्वरों की कोटि से बाहर करने की कोशिश की है। आपको यह नहीं करना है, आपको ई को, री को जो है स्वर में मानना है, स्वरों की संख्या को 11 ही मानना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है व्यंजन। ये जो हम स्वर पढ़ रहे हैं और व्यंजन पढ़ रहे हैं, इनके विभिन्न प्रकार के हम वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, वो आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे। बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजनों की जो संख्या है वो मानी गई है 33। कितनी मानी गई है? 33। हमने भले ही पढ़े बहुत सारे होंगे, कौन से कहां तक पढ़े, अपेक्षा को यहां तक तो दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा आगे ले लेते हैं, यहीं से शुरू कर लेते हैं बात। तो ध्यान रखिएगा, इसमें पहले तो 5 वर्गीय वर्ग होते हैं, क च ट त प, क च ट त प। इसको आप इसे रख सकते हो कचोटता प्यार, कचोटता प्यार, प से प्यार, ऐसे आप या रखने की दृष्टि से रख सकते हो। ये 5 वर्ग हैं। इन प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे क है, ख है, ग है, घ है, और ये ङ है, ङ। च है, छ है, ज है, झ है, और य है। ट के बाद ठ है, ड है, ढ है, और ण है। त के बाद थ है, द है, ध है, और न है। प से फ, ब, भ, और म है। ये 5 वर्ग हैं। पूरे व्यंजन जो लें तो ये हैं 25। कितने हैं? 25। ये 5 वर्गों के 25 व्यंजन हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि हम पढ़ने वाले हैं इस बात को। यह है स्पर्श व्यंजन या स्पृष्ट व्यंजन, क्योंकि इनके उच्चारण में वायु मुखावयों को स्पष्टतया स्पर्श करती है। हम बात करेंगे इस विषय में आगे। तो ये तो 25 व्यंजन हो गए जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। 2 और हैं, 2 वर्ग, यहां लिखता हूं मैं आपके सामने बाकी को। एक है य, र, ल और व। अगला है श, स, स और ह। ध्यान रखिएगा, सभी व्यंजन अपने आप में हल चिन्ह युक्त होंगे। सब पे हल चिन्ह लगा हुआ होगा, क्योंकि व्यंजन बिना स्वर के अपने आप में कहते हैं अधूरा होता है। इसलिए मैं भूल भी जाऊं तो आपको लगा लेना है, जो भी व्यंजन है सब पे हल चिन्ह लगा लेना है। आगे हम बात करते हैं य, र, ल, व जो है, इन्हें समवेत रूप से जो है क्या कहा जाता है? अंतस्थ कहा जाता है। दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, यहां तक तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा? लास्ट वाला अंतस्थ दिखा, नहीं दिखा? दिख रहा है। चलिए थोड़ा पास ले लेते हैं। तो इन सबको मिलाकर कहा जाता है अंतस्थ। ये है अंतस्थ, ठीक। और स, स, स इन्हें कहा जाता है उष्म कहते हैं। इनको जब उच्चारित करते हैं, जो हमारे मुखावयव है उनमें काफी वायु के साथ संघर्ष होता है, इसलिए घर्षण पैदा होता है, उष्मा रिलीज होती है, इसलिए इसको उष्म कहा गया है। तो ये उष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये अंतस्थ हैं, य, र, ल, व, ये उष्म हैं, ये स्पर्श हैं। 5 वर्ग हैं इसमें। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, इन्हें स्पृष्ट व्यंजन भी कहा जाता है।
क च ट त प ये 5 वर्ग हैं, क से लेकर के ङ तक, च से य तक, ट से ण तक, त से न तक और प से म तक। याद रखना चाहो तो कचोटता प्यार, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ये बात हुई है वर्णमाला की। अब जो मैंने वर्णमाला आपको बताई है उसमें 11 + 33 44 वर्ण मैंने आपको बताए हैं। अब इसके अलावा आपके मन में जो प्रश्न है उन प्रश्नों का समाधान अगली स्लाइड में लेने जा रहे हैं। आपके मन में अभी आ रहा होगा कि नहीं हमने तो बहुत सारे पढ़े हैं, अभी तो हमने जो वर्णमाला पढ़ी है अपने एकेडमिक पढ़ाई के अंदर, आपने इसके अलावा बहुत सारे वर्णों को देखा होगा, कुछ नहीं देखे जो यहाँ गए होंगे, जो देखे हैं कई नहीं आए होंगे, उसकी अपन बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसके अलावा जो आप कुछ आपने पढ़ा है वो अपने आप में मूल वर्ण नहीं कहे जाएंगे, किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में उनको शामिल तो कर लिया गया है। भाषा में वो निरंतर प्रवाहशील हैं, लेकिन उस प्रवाहशीलता के पीछे उन्हें वर्ण माना जाए ऐसा नहीं है। किसी को वर्ण स्वीकार करने के पीछे कुछ मानक होते हैं और वो उन मानकों को पूरा नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं, बात करते हैं। अब आपने जो पढ़े इसकी अपन बात कर लेते हैं। एक तो ये दो ध्वनि आपने, दो वर्ण आपने देखे हैं, इसे आप कहते हो अंग और इसे आप कहते हो अह। ये आपने पढ़ी है, ठीक है। अंग पढ़ा है आपने, अह पढ़ा है। ये केवल प्रतीक है, देखा जाए तो इसका मूल चिन्ह तो इतना ही है, ये बिंदी ऊपर वाली, ठीक है। और ये आपने पढ़ाई है संस्कृत में, अह विसर्ग पढ़ा है, बस ये विसर्ग है। ये अ पे लगा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ई पे लगाओगे तो ई पे लग जाएगा। ये स्वर के बाद में ये अनुस्वार लगा हुआ है, स्वर के बाद में ये विसर्ग लगा हुआ है, तो सीधी सी बात इसे हम कहेंगे अनुस्वार, ठीक। और इसे हम कहेंगे विसर्ग। तो चूंकि ये अ पे लग रहा है तो ऐसा दिख रहा है, यदि इसको मैं आ पे लगा लूं तो आ पे दिख जाएगा, ई पे लगाऊं तो ई पे दिख जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये अपने आप में तो स्वतंत्र नहीं, अ के बाद लगा हुआ है। अब इसे हम वर्ण नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो मूल रूप तो अ था और ये इसका मूल स्वरूप है, अनुस्वार कहेंगे इसको हम। ऐसे इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो इतना ही है, इसे हम विसर्ग कहेंगे। और ये कुछ चिन्ह हैं जो भाषा के साथ वहन तो कर रहे हैं, लेकिन इनको जोड़ा नहीं जाएगा मूल वर्णों में, इनका योग नहीं किया जाएगा। वहन किया जाएगा लेकिन योग नहीं किया जाएगा। इसलिए अनुस्वार और विसर्ग इन दोनों को हम समवेत रूप से कहेंगे, क्या कहेंगे? अयोग वाह। जोड़ेंगे नहीं, योग नहीं करेंगे इनका वर्णमाला में, लेकिन इनको वहन कर रही है भाषा। आज भी भाषा के साथ चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रयुक्त हो रहे हैं, तो ये अयोगवाह कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा, तो अयोगवाह है अनुस्वार और विसर्ग। इसके अलावा हालांकि आपने एक चीज और देख ली होगी, जो चिन्ह है, जो आगम है, उसको बताऊंगा मैं, आगे बताने वाला हूं आपको, जिसमें से अर्धचंद्र लगाया जाता है, अनुनासिक लगाया जाता है, दोनों की बात हम बाद में करने वाले हैं। तो ये अयोगवाह है। इसके अलावा आपने जो अदर और कुछ पढ़ा है, तो आपने कुछ संयुक्त वर्ण पढ़े हैं। ये पढ़े हैं आपने क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ध्यान से देखिएगा, ये अपने आप में कोई मूल वर्ण नहीं है, ये मिला जुला है, कंपोज किया गया है, संयुक्त किया गया है, जोड़ा गया है दो वर्णों को, तब जाके ये स्वरूप बना है। किनको जोड़ा गया है? क और स को जोड़ा गया है। पीछे अ है तो यहाँ पर अ हो जाएगा, यदि यहाँ पर आ होगा तो यहाँ आ हो जाएगा, यहाँ पर ई होगा तो ई हो जाएगा। तो ये क और श से मिली हुई ध्वनि है। त्र की बात करें तो त है और ये र में मिला हुआ है और पीछे ये अ है। ज्ञ की बात करें तो ज है, अनुनासिक य है और पीछे अ है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये स्र, ध्यान रखिएगा, ये स्र जो है सलजम से बना है, तो ये स है, फिर ये र है और फिर ये अ है। तो ध्यान से समझिएगा, ये क्ष कहीं से बना? क से, स से, अ से। इन्हें हम पढ़ चुके हैं पहले, ये तीनों हमने वर्णों में पढ़ लिए। ये त्र कहीं से बना? त से, र से और अ से। इन्हें हम पढ़ चुके हैं। ये य कहीं से बना? ज से, य से और अ से। इसे पहले ज्ञ उच्चारित किया जाता था, लेकिन कालांतर में जो नवीन अनुसंधान पता लगा कि यह उच्चारण ज्ञ नहीं है, ज्ञ है, इसलिए इसको वर्तमान में ज्ञ उच्चारित किया जाता है। और श्र, ये श, र और अ से बना है। तो ये जो हमने पढ़े हैं, जो हमने वर्णमाला में पढ़े हैं, क्ष, त्र, ज्ञ आपने वर्णमाला में पढ़ा है,